बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। इसका 1.1 जो था वो MCQs थे, तो 1.2 से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में क्या फ़र्क है, ये हमने बताना है। तो अगर हम बेस क्वांटिटीज़ की बात करें तो बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी बेस पे बाकी क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस की जाती हैं, बनाई जाती हैं। यानी कि वो क्वांटिटीज़ जिनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ निकालते हैं, उनको बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं, लेंथ, मास, टाइम। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन सी होती हैं, जो बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हमारे पास आती हैं। ठीक है, तो उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। बेस क्वांटिटीज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही होती हैं, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही होती हैं। एग्जांपल्स डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के हमारे पास फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है। ये कैसे आती हैं? फोर्स का फार्मूला अगर आप देखें तो F=ma होता है, और a भी वेलोसिटी ओवर टाइम यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय t²। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस जो बेस क्वांटिटी लेंथ है, और टाइम, ये दो बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं तो तब फोर्स आती है। इसी तरह इसमें भी जो लेंथ है और टाइम है, उन दोनों को डिवाइड करने से वेलोसिटी निकलती है। इसी तरह एक्सेलरेशन है। तो बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास जो वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी बेसिस पे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो बेस क्वांटिटीज़ से बनती हैं। इसकी अगर रियल लाइफ में एग्जांपल दूं तो अगर हम चाय की एग्जांपल लें तो चाय को बनाने के लिए हमारे पास पानी, चीनी, पत्ती, दूध, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगर इस पानी, चीनी, पत्ती और दूध और जो हीट हम उसको प्रोवाइड करते हैं, उनको बेस क्वांटिटीज़ तस्वर कर लें, तो हमारे पास जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो चाय है। ठीक है, कि उन क्वांटिटी से मिलकर ये बनी थी। तो इसी तरह इस फिज़िक्स में ये बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1.3, pick out the base unit in the following: joule, Newton, kilogram, hertz, mole, ampere, मीटर, केल्विन, कूलम एंड वाट। कि इनमें से हमने बेस यूनिट निकालने हैं कि कौन कौन से हैं। तो बेस यूनिट कौन से होंगे, हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके जो यूनिट्स होते हैं वो बेस यूनिट्स होते हैं। तो जॉल हमारे पास किस चीज़ का, वर्क का यूनिट है, वर्क बेस क्वांटिटी नहीं है। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, फोर्स भी बेस क्वांटिटी नहीं है। किलोग्राम हमारे पास मैस का यूनिट है, और मैस हमारे पास बेस क्वांटिटी है, तो 1 किलोग्राम आ जाएगा बेस यूनिट। उसके बाद हर्ट्स फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास डिराइव्ड यूनिट होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। और उसके बाद मोल है, मोल हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ वाला टेबल है उसमें लास्ट क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका यूनिट मोल है। एम्पेयर करंट का यूनिट है, तो ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट बेस यूनिट, बेस क्वांटिटी थी। मीटर है, लेंथ का यूनिट है। केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है। कूलम और वाट, ये दोनों हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो इनकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि किलोग्राम, मोल, एम्पेयर, मीटर, केल्विन, ये हमारे पास बेस यूनिट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 1.4 क्वेश्चन नंबर है, फाइंड द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इनमें से हर एक के बारे में बताना है कि कौन सी बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं। स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स और वर्क है। तो बेसिकली स्पीड में बताना है कि इसमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं, वॉल्यूम में कौन सी हैं, फोर्स में कौन सी हैं और वर्क में कौन सी हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्पीड की बात करें तो बेस क्वांटिटीज़ जो स्पीड में इन्वॉल्व होती हैं, इसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा, आपने उसका यूनिट देखना है कि क्या है इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। कुछ स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। मीटर लेंथ के लिए, मीटर लेंथ का यूनिट है और सेकंड टाइम का यूनिट है। तो इसलिए स्पीड में जो बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होंगी वो लेंथ और टाइम होंगी। इसी तरह वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर होता है। मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। तो वॉल्यूम में जो बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है वो सिर्फ लेंथ है। इसी तरह फोर्स हमारे पास न्यूटन की इक्वल होता है, और न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। यानी कि
किलोग्राम मैस का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है और सेकंड टाइम का यूनिट है। तो ये हमारे पास मैस, लेंथ और टाइम फोर्स के लिए बेस क्वांटिटीज होंगी। वर्क का यूनिट, वर्क हमारे पास W इक्वल टू FD होता है। तो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स इसका जो यूनिट आता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड आता है। तो इसलिए इसमें भी मैस, लेंथ और टाइम इन्वॉल्व होंगे। किलोग्राम के लिए मैस, मीटर के लिए लेंथ और सेकंड के लिए टाइम। तो इस तरीके से कोई भी आपको क्वांटिटी गिवन हो तो आप उसको देख सकते हैं कि उसमें कौन से यूनिट्स, कौन से बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स। एज फाइंड करनी है कि सेकंड्स में एज कितनी है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि माई एज इज़ 15 ईयर्स, कि एज क्या है, सपोज 15 ईयर्स है। तो हम ये जानते हैं कि 1 ईयर 365 डेज के इक्वल होता है, 1 डे 24 आवर्स के इक्वल होता है, 1 आवर 60 मिनट के इक्वल होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना था ना ईयर को, तो इसीलिए ईयर से लेकर उससे हर स्मॉल यूनिट को हम देखते गए कि उसमें कितने यूनिट होते, कितने उससे स्मॉल यूनिट्स मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 15 ईयर्स इक्वल होंगे 15 इंटू 365 डेज। ईयर्स की जगह पे 365 डेज पुट कर दिए। अब इस इक्वेशन में डेज की जगह पे 24 आवर्स पुट कर दिए, क्योंकि हमने बताया था कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट थे तो आवर्स में 60 मिनट पुट कर दिया। मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो मिनट की जगह पे 60 सेकंड लिख दिया, बाकी एज इट इज़ ऊपर से चला आ रहा था। अब इन तमाम वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 47304000 सेकंड्स, यानी कि 15 ईयर्स इतने सेकंड्स के इक्वल होते हैं। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि एज को सेकंड्स में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.6 है कि व्हाट रोल SI यूनिट्स हैव प्लेड इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस। SI यूनिट्स क्या रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंस में। तो SI यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं साइंस की दुनिया में, कि SI यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। बेसिकली ये जो सिस्टम है यूज़फुल होता है जब हम एक्सचेंज करते हैं साइंटिफिक या टेक्निकल इंफॉर्मेशन किसी भी दो कंट्रीज़ के दरमियान, या दो लोग आपस में जब कोई भी एक चीज़ एक्सचेंज करते हैं तो उसका एक प्रॉपर यूनिट होगा तो उनको आसानी होगी वो चीज़ एक्सचेंज करने में। इसकी वजह से क्या होता है, यूनिट्स की कंफ्यूजन नहीं होती। जैसे ये बेसिकली SI यूनिट्स की 1960 में एक पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन क्वांटिटीज़ के बारे में एक एक यूनिट डिफाइन कर लिया था कि इसका स्टैंडर्ड यूनिट ये होगा। उससे आसानी ये हुई कि तमाम ममालिक में वही यूनिट इस्तेमाल किया जाता है और उसकी वजह से किसी किस्म की आपस में कन्फ्यूजन नहीं होती। अदरवाइज़ किसी और का यूनिट के कुछ और होता, किसी और का यूनिट कुछ और होता, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होनी थी कि ये जो क्वांटिटी है ये कैसे मेजर की गई होगी, किस यूनिट में मेजर की गई होगी। तो दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल का, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये हेल्प करता है पूरी दुनिया को कि वो मेजरमेंट्स को वन सेट ऑफ यूनिट सिस्टम में अंडरस्टैंड कर सकें। मैं इसकी अक्सर क्लास में एग्जांपल देता होता हूँ कि अगर हम कंप्यूटर की इन जनरल बात करें तो आप USB कहीं से भी ख़रीदें और आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं तो वो USB उस कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाती है, क्योंकि जब USB बनाई गई तो एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया गया कि इसकी पोर्ट इस शेप की होगी। इस वजह से वो USB हर कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाती है। अदरवाइज़ वो ना किया जाता तो हर कंपनी ने अपनी अलग पोर्ट बना लेनी थी USB की, जिसकी वजह से हम जहाँ से किसी और कंट्री में लेकर जाते USB तो वहाँ पे वो लगनी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट अलग होती, तो फिर हमें कन्वर्टर लेना पड़ता। तो डिज़ाइन बेशक शेप बेशक चेंज होती है, लेकिन जो पोर्ट है USB की वो सेम होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे क्वांटिटीज़ के लिए अप्लाई की गई कि जो यूनिट्स हैं हर एक क्वांटिटी का यूनिट एक स्टैंडर्ड यूनिट रख दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.7 है, व्हाट इज मीन्ड बाय वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट से क्या मुराद है, वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है। तो बेसिकली जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का उसको लीस्ट वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का उसको वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। अब वर्नियर कांस्टेंट या वर्नियर जो लीस्ट काउंट है वो होता क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट। कि जो डिफरेंस होता है एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन में,
उसको हम वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। और अगर हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो उसके जो डिफरेंस है मेन स्केल और वर्नियर स्केल डिविजन्स में वो 0.1 मिलीमीटर का है। तो इस वजह से वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट भी हमारे पास क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर। वैसे आपको यहाँ पे एक और बात भी मैं बताता चलूँ कि जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर के ऊपर लिखा होता है, या आप उसको फार्मूले की मदद से फाइंड भी कर सकते हैं। क्योंकि न्यू बुक जो नेशनल बुक आई है उसमें वर्नियर कैलिपर का वर्नियर कांस्टेंट कुछ और है और पंजाब की टेक्स्ट बुक में कुछ और है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपको पेपर में आ भी जाता है तो आप जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसके मुताबिक आप फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं कि उसका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है। और अगर नहीं गिवन तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1.8 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जीरो एरर जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो जीरो एरर बेसिकली होता क्या है, एक एरर होता है डिवाइस में, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें एक एरर होता है, उसको जीरो एरर कहा जाता है। और ये कैसे आता है कि अगर हम वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज है या कोई भी हमारे पास डिवाइस है उसको हम कंप्लीटली ज़ीरो पे लेके आएँ। ज़ीरो पे लाने से मुराद ये है कि वर्नियर कैलिपर की बात करें तो दोनों जहाज़ को क्लोज कर दिया, और स्क्रू गेज की बात करें तो उसको थिम्बल की मदद से रोटेट करते हुए बिल्कुल ज़ीरो पे ले आए सर्कुलर स्केल को। तो अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल का ज़ीरो, यानी कि दोनों जो ज़ीरोज़ हैं स्केल्स के, दो डिफरेंट स्केल्स के किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, वो कोइंसाइड कर जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर वो कोइंसाइड ना करें, यानी कि वर्नियर कैलिपर के केस में वर्नियर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो से लेफ्ट या राइट चला जाए, या स्क्रू गेज के केस में सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन से बिहाइंड या क्रॉस कर जाए, तो तब भी क्या होता है, उसमें ज़ीरो एरर मौजूद होता है। इस ज़ीरो एरर को हम कंसिडर करते हैं और फिर जो उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से कैलकुलेशन की जाती है उसमें हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन करके एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं। ये बेसिकली आपने डिटेल में पढ़ा होगा ज़ीरो एरर के बारे में, जब वो स्टेप हम मेथड पढ़ते हैं ना कि वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ कैसे फाइंड किया जाता है, या स्क्रू गेज की मदद से हम किसी भी डिवाइस का डायामीटर या लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। तो वहाँ पे लास्ट स्टेप यही था, फर्स्ट स्टेप यही था कि ज़ीरो एरर फाइंड करें, और लास्ट स्टेप में ज़ीरो करेक्शन थी। तो ज़ीरो करेक्शन की बाद ही हमारे पास एक्यूरेट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.9 है, वाई इज़ यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कि ज़ीरो एरर ज़रूरी क्यों है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो बेसिकली अगर हमें ज़ीरो एरर फाइंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर लेंगे, तो उसकी मदद से आंसर रॉन्ग आएगा। क्योंकि ज़ीरो एरर एक ऐसा एरर है जो इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी मौजूद होता है, जब तक हम उसको रिमूव नहीं करेंगे हमारे पास एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ज़ीरो एरर इज नेसेसरी फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट। ज़रूरी होता है एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड करने के लिए। ये इसी तरह हेल्प करता है इंस्ट्रूमेंट को चेक करने में कि ये सही काम कर भी रहा है या नहीं। नेक्स्ट 1.10 है, व्हाट इज़ अ स्टॉप वॉच, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। कि स्टॉप वॉच क्या होती है और लीस्ट काउंट क्या होता है मैकेनिकल स्टॉप वॉच का। तो स्टॉप वॉच हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम टाइम इंटरवल फाइंड करते हैं। टाइम इंटरवल किसी भी इवेंट का हो सकता है, यानी कि कब इवेंट स्टार्ट हुआ, हमने स्टॉप वॉच का बटन प्रेस कर दिया, स्टॉप वॉच चलनी शुरू हो गई। जब वो इवेंट एंड हुआ तो दोबारा हमने वो बटन प्रेस कर दिया, स्टॉप वॉच स्टॉप हो गई। तो जो उसकी रीडिंग आई वो हमने नोट डाउन कर ली। ठीक है, तो वो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आती है कि वो इवेंट स्टार्ट होने से लेकर एंड तक कितना टाइम उसमें लगा। और नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा था कि व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.11 है, व्हाई डू वी नीड द मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। हमें इस चीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ती है एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मेजर करने के लिए, यानी कि एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हम क्यों मेजर करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो बेसिकली एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। जैसे कि
हम अगर ज़्यादा एक्यूरेट आंसर चाहते हैं तो हमें स्मॉल से स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम भी कैलकुलेट करना होगा। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम फाइंड करने से क्या होगा कि टाइम का जो टाइम के लिए अगर हम बात करें तो जो यूनिट है वो आवर्स हैं, मिनट्स हैं, सेकंड्स हैं, ये हमेशा सफिशेंट नहीं होते। जैसे अगर आपके स्कूल की टाइमिंग्स की बात की जाए तो मॉर्निंग से लेकर छुट्टी टाइम तक आपसे पूछा जाए कि कितने घंटे आपका टाइम होता है, तो आप रफली कह दें कि 5 घंटे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट हो, क्योंकि हो सकता है कि असेंबली स्टार्ट होने से कॉलेज क्लोज होने तक उसमें 5 घंटे से अलावा 15 मिनट और भी शामिल हों। तो वो हमें उसमें टाइम और क्या चाहिए, 15 मिनट ऐड करने पड़ेंगे, कि मिनट्स में बताना पड़ेगा कि हाँ 5 घंटे और 15 मिनट। फिर उसके बाद अगर मज़ीद उसमें सेकंड्स भी लग रहे हैं तो हम सेकंड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि टाइम सेकंड से भी कम लगता है। जैसे जो रेस होती है, मैराथन रेस है, 1 मीटर 100 मीटर की रेस है, तो उसमें इवन के जो टाइम है वो मिली सेकंड्स में भी काउंट होता है कि इतने सेकंड्स में वो 0.723 इस तरह करके सेकंड आता है स्टॉप वॉच में, तो उसकी मदद से पता चलता है कि कौन ज़्यादा फास्ट दौड़ा है। तो इसलिए जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होता है वो फाइंड करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.12 है, व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ए मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स से क्या मुराद है, किसी भी मेजरमेंट में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं उससे क्या मुराद है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास है क्या, ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है जो बुक में लिखी हुई है कि कोई भी हमारे पास मेजरमेंट हो उसमें एक्यूरेटली नॉन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इनको मिलाने से हमारे पास क्या बनता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं। ये बेसिकली एक मेथड है जिसकी मदद से हम किसी भी गिवन नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करते हैं कि कितने हैं। दीज कंट्रीब्यूट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू। तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये हमें क्या बताते हैं कि कोई भी वैल्यू कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है या नहीं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास है 0.002070, इसमें हमारे पास 4, यहाँ पे FOUR आएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4, तो इसमें ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1.13 है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हाउ इज प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजर्ड क्वांटिटी। कि प्रिसीजन कैसे रिलेट करती है सिग्निफिकेंट फिगर में। कोई भी हमारे पास क्वांटिटी है जो मेजर की है तो उसमें प्रिसीजन का क्या रिलेशन है सिग्निफिकेंट फिगर के साथ। तो इसका आंसर क्या है, प्रिसीजन रेफर्स टू हाउ क्लोजली इंडिविजुअल मेजरमेंट्स एग्री विद ईच अदर। कि प्रिसीजन क्या रेफर करती है कि कितना क्लोज कोई भी इंडिविजुअल मेजरमेंट्स एग्री कर रही हैं एक दूसरे के साथ। यानी कि हमने सपोज मेजरमेंट लिया वर्नियर कैलिपर की मदद से, जो दो आंसर फाइंड किए हैं वो दो आंसर एक दूसरे के कितने करीब हैं, प्रिसीजन ये डिफाइन करती है। इन एनी मेजरमेंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज क्रिटिकल। अब जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है वो क्रिटिकल होता है। वो किस सेंस में कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज द नंबर ऑफ डिजिट्स बिलीव्ड टू बी करेक्ट बाय द पर्सन डूइंग द मेजरिंग। कि जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो नंबर होते हैं डिजिट्स में, बिलीव टू बी करेक्ट बाय द पर्सन डूइंग द मेजरिंग। जो के पर्सन मेजर करता है तो उसने ये देखना होता है कि आंसर कितना करेक्ट है और नहीं। इट इंक्लूड्स एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द वन एस्टिमेटेड डिजिट। वही डेफिनेशन बताई है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, केस में एक्यूरेटली नोन डिजिट्स और वन एस्टिमेटेड डिजिट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।